कुछ ऐसा है कि ये वृत्तीय पथ यहाँ पर है और हमने ये बात की हुई है बेटे कि अगर थीटा कोण पर कोई कण है किसी वेग से चल रहा है तो नीचे जो mg लगता है, इधर जो तनाव लगता है स्पर्श रेखीय दिशा में जो घटक आता है वो क्या होता है, mg साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है 60, तो यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा g साइन थीटा 60, साइन 60 30 है क्या, ओके ठीक है 1/2 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक बोलो। 6 6 करेक्शन, हाँ इसमें हाँ ऑप्शन गलत है, सॉरी ऑप्शन सारे गलत है, 1:3 आएगा शायद। शीट्स पर तो आ जाएगा कितना 3 mg, क्योंकि बेटा अपन ने ऐसा सीख रखा है, अपन बहुत स्मार्ट है भाई। तो अपन ने यहाँ पर क्या सीख रखा है कि अगर यहाँ पर अंडर रूट आर जी है तो यहाँ पर टेंशन कितनी आ जाएगी, और यहाँ टेंशन 3 mg, क्योंकि यहाँ और यहाँ में तनाव 6 mg कम होता है, और इसका अनुपात 1/3 आ जाएगा। सवाल 10 तक बोलो। 10वां दूसरा कौन पूछ रहा है, बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा शब्दों का ही हेर फेर है, अपन क्या ये हिंदी में लिखा है ना इसलिए तेरे को समझ नहीं आता होगा। एम द्रव्यमान के एक छोटे गोले की लंबाई एल के द्वारा धागे को निलंबित किया गया है। तो अगर यहां से एल लंबाई के धागे से इसे निलंबित किया गया है तो फिर आगे कहता है इस धागे को पूरी तरह खींचकर इस प्रकार से छोड़ रहे हैं, कहां तक उठाकर, निलंबन की ऊंचाई तक। तो कहां से निलंबित किया है, ओ से, तो यानी कहां से छोड़ा जा रहा है, यहां से। तो आएगा ही सही। क्वेश्चन 10 पूछ रहे हैं ना कोई इधर, क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। नहीं फिर भी कोई पूछ ही रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि h बराबर 4 दिया हुआ है, तो सफलता पूर्वक लूप को पूरा करने के लिए x का अधिकतम मान कितना होगा। और बिल्कुल ऐसे स्टैंडर्ड सवाल है बेटे, बस इसमें यही इसमें अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर h दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं कि इस त्रिज्या का मान कितना होगा बेटा, x/2 होगा कि नहीं होगा। और हम क्या चाहते हैं कि अगर सफलतापूर्वक वृत्तीय पथ पूर्ण हो जाए उसके लिए यहां पर ये वेग कितना होना चाहिए, √5g r, r का मान x/2। और हम जानते हैं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। या एक और बढ़िया चीज अपन जानते हैं कि बेटा ऐसे सवालों में आप चाहें तो वेग ज्ञात करने के लिए √2gh फॉर्मूला भी लगा सकते हो। हाँ, तो अगर ये वेग √5gx/2, इसको क्या लिख दू, √2gx से 2 × g × h, h का मान 4/100। हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रख लो। लो अब दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायर करके अंडर रूट को हटा देंगे, जी से जी काट देंगे, ये x का मान जो आ जाएगा 4 × 8/5। नहीं नहीं अभी ये 4 भी है, नहीं नहीं 2 और 2 4 और 16, ठीक है ठीक है ठीक है, ये नीचे वाला 2 अभी एक और है, 16/5 आ जाएगा सेंटीमीटर। इसके अलावा क्वेश्चन 11, 11 11 में क्या भाई, जैसे ही कार बिंदु बी से सी तक ओवर ब्रिज पर उतर रही है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल बढ़ेगा। इसमें आंसर क्या दिया है, घटेगा क्यों यार। अपने लास्ट में कल एक क्वेश्चन किया था क्या, ऐसा सड़क वाला क्वेश्चन किया था क्या।
तो यहां इस बिंदु पर नॉर्मल कितना था वो बताएं। mg माइनस अबे हटवे ये है, यही है ना। और यहां क्या था, है ना। और यहां से जब इस बिंदु पर जब हम होंगे तो यहां पर वो नॉर्मल क्या होगा, न्यूनतम। और यहाँ न्यूनतम है और यहां से नीचे, अरे कहां जा रहे हैं पहले ये देख लो। जैसे ही कार बिंदु बी से सी तक उतर रही है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, बढ़ेगा घटेगा स्थिर रहेगा। एक बार करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कहीं पर ऐसे उतार देते हैं इसको, किसी कोण थीटा से उतार देते हैं बेटे। तो इधर क्या लग जाएगा, mg cos थीटा, इधर क्या लग जाएगा, नॉर्मल। तो अभी केंद्रीय क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल बराबर mv स्क्वायर बाय, हम नॉर्मल जानना चाहते हैं तो नॉर्मल बराबर mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ पर mg और थीटा का मान जैसे जैसे जीरो से बढ़ेगा ये मान घटेगा, ये मान घटेगा और ये मान उतना ही है। तो ये पूरा मान और घटेगा, तो नॉर्मल तो घटेगा ही भाई लोग, घटेगा, सही है। क्योंकि नियत वेग से चल रहे हैं, वेग का प्रभाव नहीं आएगा। यानी ये चीज रही सेम और ये मान हो गया छोटा, ये चीज रही सेम, ये मान हो गया छोटा, तो कुल मिलाकर एन हो गया। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अपन अगर वृत्तीय ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति का लगाएंगे ना डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, तो उसमें तो बेटा नीचे आने पर वेग बढ़ता है, यहाँ पर ये वेग नियत है। इसलिए वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना थोड़ा सा गलत रिजल्ट दे सकता है। इसमें क्वेश्चन 12 हो जाएगा, नहीं होगा। एक नहर पर बना एक पुल जिसके वृत्तीय चाप 49 मीटर त्रिज्या दे रखी है, अधिकतम गति क्या होगी कि उच्चतम बिंदु पर जमीन छोड़े बिना चल सकती है। यानी इसी जगह की बात हो रही है, ओवरब्रिज में इसी जगह की बात हो रही है बेटा। और इस जगह पर जमीन छोड़े बिना चलना है कि जमीन छोड़नी है, छोड़े बिना अधिकतम वेग, है ना। तो हम ये पता कर लेते हैं कि कब छोड़ेगा, तो पता लग जाएगा कि छोड़े बिना अधिकतम वेग कितना होगा। और जब छोड़ेगा वहां पर नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। और नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, वहां देखो mg बराबर mv स्क्वायर बाय आर। तो v स्क्वायर बराबर अंडर रूट v बराबर अंडर रूट जी आर। और अगर अपन ने इस वेग से ज्यादा से चलाया तो संपर्क टूट जाएगा, इस वेग से चलाया तो बना रहेगा, इससे कम चलाएंगे स्लो चलेंगे तो संपर्क बना रहेगा। यानी ये अधिकतम संभव चाल है जिस पर बिना संपर्क छोड़े चला जा सकता है। हाँ, अंडर रूट जी आर का मान निकाल लेना। तो जी यहाँ से अपन 9.8 लिख लेते हैं, आर का मान भी यहाँ पर अपन 49 लिख लेते हैं। और ये इसमें मैं पॉइंट हटा के 10 लगा देता हूँ, 49 बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ बचेगा 2/10, 1/5, 49/5। अब जितना भी आ रहा है ये देख लेना। 2.5 का मान 2.2 कुछ 21-22 के आसपास आना चाहिए। चलिए, एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल निकाल लो फटाफट से। एक्सरसाइज 1, यार एक तो ये मॉड्यूल नहीं लाते, अब तो तुम्हें फिजिक्स के दो नहीं एक ही लाने, एक तो डेली लाया करो, इधर उधर झांकते रहते हैं। और किसी को लगता है कि बहुत भारी है नहीं उठाया जाता, 4-5 टुकड़े तर्क कर लो इसके यार, और क्या बोलूं। एक्सरसाइज 1 सर्कुलर मोशन पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 5 तक
क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक। बोलो बेटा, जिसको पूछना है थोड़ा खुल के बोलो और समय मत लगाओ सवाल पूछने में। ये मनुवार करवाते हो ना, अरे नहीं नहीं, एक और खा लो, एक और ले लो। जिसको पूछना तुरंत पूछ लो। 8, 8 में क्या कहा है? एक कण पर नियत परिमाण का बल आरोपित किया जाता है जो सदैव कण के वेग के लंबवत होता है। यहां ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सदैव और दूसरा कण के वेग के लंबवत। और हमेशा अगर किसी वृत्तीय या किसी भी पथ पर अगर वेग के लंबवत अगर वहां पर बल है, यानी कण जब चलेगा वेग के लंबवत बल है, तो यहां पर ये वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, क्या बदलेगी? दिशा। और जैसे ही दिशा बदली, नया वेग आया और बल ने भी अपनी दिशा बदल ली, क्योंकि बल को तो वेग के लंबवत होना है। फिर दिशा मुड़ेगा, वेग बदलेगा, बल भी बदलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? वृत्तीय पथ। वो भी कौन सा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? अभिकेंद्रीय बल है। अरे यार, अब जब अभिकेंद्रीय बल है सिर्फ, तो क्या होगी? एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि स्पर्श रेखीय बल नहीं है। और एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या चीजें नियत रहती है? बोलो। अल्फा नियत अल्फा 0 रहता है, ओमेगा नियत रहता है, स्पीड उसकी चाल नियत रहती है। और चाल नियत अगर है तो गतिज ऊर्जा भी नियत। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो 9 ही तो बताया मैंने, 8 पूछ रहा था कोई इधर। क्वेश्चन 8 में एक बार बात करते हैं। एक कण वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। किसी क्षण कण का कोणीय वेग, रेखीय वेग, कोणीय त्वरण, अभिकेंद्रित त्वरण हो तो कौन सा संबंध सही है? बेटा ये बता रखे हैं अपन ने, है ना। ओमेगा वी और आर तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर हो सकता है। ओमेगा और अल्फा समांतर कब? जब गति, और प्रति समांतर विपरीत कब? जब गति मंदित हो रही हो, कम हो रही हो। इसका त्वरण, इसका त्वरण नियत नहीं है बेटा। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? जो भी बल है वो कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल है। स्पर्श रेखीय बल या स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है? 0 है। बल जो है वो अभिकेंद्रीय है। अब अभिकेंद्रीय बल यहां पर या अभिकेंद्रीय त्वरण यहां पर क्या लगता है? केंद्र की, और जिसका मान क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय। तो इस त्वरण का परिमाण नियत है, परंतु इसकी दिशा कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। यानी केंद्र की दिशा तो परिधि से देखे जाने पर बदलती जाएगी ना बेटा। यानी ए सी पी वैक्टर यहां पर कांस्टेंट नहीं है, पर एसीपी का परिमाण यहां कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 तक। 12, क्वेश्चन 12 में कहा है एक क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से एक कण घूम रहा है, और ये एक व्यास के एक सिरे से व्यास के दूसरे सिरे पर जा रहा है। एक समान चाल से घूमेगा तो यहां भी चाल v और यहां भी चाल, तो गति कैसी होगी? चाल नियत है तो एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति है तो यहां पर इसकी चाल समान, परंतु वेग सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? दिशा के कारण। संवेग का परिमाण समान, परंतु संवेग समान नहीं रहेगा। गतिज ऊर्जा समान रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? चाल पर। और चाल समान है तो गतिज ऊर्जा समान है। यानी यहां से यहां पर गतिज ऊर्जा समान रहेगी, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लो, संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पर संवेग, यहां तो संवेग में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0। कोई है जिसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दिख रहा है? नहीं ना।
गतिज ऊर्जा सदिश राशि नहीं है, वो सिर्फ एक अदिश परिमाण वाली राशि है। तो यहां पर भी गतिज ऊर्जा, यहां पर भी गतिज ऊर्जा, ठीक है। सवाल नंबर 20 तक, सवाल नंबर 20 तक बोलो। 15। दो अलग अलग यहां पर है, इनका आवर्तकाल समान है, कोणीय वेगों का अनुपात 1:1। क्यों? ओमेगा बराबर, अगर ये समान तो ओमेगा बी। क्वेश्चन 14 में कहा है कण की असमान त्वरित वृत्तीय गति। जैसे मैंने पढ़ा असमान त्वरित वृत्तीय गति, यानी यहां ओमेगा भी बदलेगा, यहां अल्फा भी होगा, यहां एटीबी भी होगा, यहां एसीपी तो होता ही होता है, सब चीजें होंगी। तो वेग जो है वो त्रिज्यीय है, ये मूर्खतापूर्ण जवाब है। वेग कैसा होता है? हमेशा स्पर्श रेखीय। त्वरण केवल अनुप्रस्थ है। अब अनुप्रस्थ को क्या कहते हैं यार? ये ट्रांसवर्स, तो टेंजेंशियल। अनुप्रस्थ को लिख लेना बेटा स्पर्श रेखीय। अनुप्रस्थ मतलब स्पर्श रेखीय लिख लेना। अनुप्रस्थ मतलब स्पर्श रेखीय। वैसे ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत है, अनुप्रस्थ अलग होता है, स्पर्श रेखीय अलग होता है। अनुप्रस्थ को यहाँ पर आप स्पर्श रेखीय समझ लेना, समझने के लिए ऊपर कहीं पे लिख लेना और उसके हिसाब से ऑप्शन चेक करना। तो त्वरण केवल स्पर्श रेखीय, ये तो गलत है। त्वरण केवल स्पर्श रेखीय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर्श रेखीय के साथ अभिकेंद्रिय तो होता ही है। वेग अनुप्रस्थ है, यानी वेग टेंजेंशियल है, ये तो सही है। त्वरण केवल त्रिज्यीय है, ये भी गलत है, क्योंकि त्वरण में यहां दोनों घटक मौजूद है भाई। वेग त्रिज्यीय है, ये तो गलत है। वेग स्पर्श रेखीय है और त्वरण त्रिज्यीय व स्पर्श रेखीय के दोनों घटक है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन 25 तक। 22 में गतिपालक चक्र, चक्र मतलब सिंपल कोई पहिया है, गतिपालक से परेशान मत होना। एक मिनट। और इसके बाद इसमें कहा है कि घूर्णन करता हुआ मंदित होता है, यानी प्रारंभिक ओमेगा दिया हुआ है, निकाल लेंगे 600 चक्कर प्रति मिनट से, और मंदित हो रहा है 2 मिनट पश्चात रुक जाता है, यानी अंतिम ओमेगा। तो मंदन मंदन अल्फा, कौन सी समीकरण लगा के निकालोगे? हाँ, फर्स्ट समीकरण लगा के अल्फा निकाल लेना। 19 कोई पूछ रहा है? 21? 19 कोई बोला था अभी? बेटे स्पर्श रेखीय त्वरण क्या करता है? वेग को परिवर्तित करता है। तो हमें स्पर्श रेखीय त्वरण एटी पता करना है। कितना चलने के पश्चात? 2 चक्कर। 2 चक्कर चलने पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी पूछ रहा हूं। 2 पाई आर तो एक चक्कर की होती है दीदी, 4 पाई आर बोलो। और यहां पर वेग बोल दिया, अंतिम वेग उसका कितना हो गया? 80 मीटर पर सेकंड। और प्रारंभिक वेग यहां ग्राम से शुरू करता है। तो कौन सी समीकरण लगाएंगे? सेकंड लगा लेना। नहीं सेकंड नहीं, थर्ड लगानी पड़ेगी, थर्ड लगानी पड़ेगी। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AT इंटू एस, है ना। क्वेश्चन 21 कोई पूछ रहा है? नहीं यार बेटा, ये तो अब मत करिए, परेशान कर रहा है, मजे ही ले रहा है। क्वेश्चन 25 तक, क्वेश्चन 30 तक। हाँ, अरे 30 तक कोई पूछ रहा है क्या? नहीं पूछ रहा तो बोली मत, बिल्कुल बोली मत, नहीं पूछना तो जो पूछना है उनको वो सिर्फ बोले। 30 तक कोई भी बेटे? 35 तक? 31? 31 में कहा है एक कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया और ओमेगा घूर्णन आवृत्ति ओमेगा को नियत रखा। तो प्रारंभिक अभिकेंद्रीय बल एफ है, तो अब नया क्या होगा? तो एफ बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। कण वही, मास सेम रखा, ओमेगा भी सेम रखा, आर को कितना कर दिया? 2 गुना। तो बल भी 37 तक? नहीं,
उसके बाद 40 तक बोलो, 40 तक बोलो, 45 तक, 41, 41 में बोला है एक एम द्रव्यमान का पत्थर रस्सी की लंबाई 1 मीटर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमा, यदि शीर्ष बिंदु पर यानी बिंदु सी पर वेग 4 है तो इस क्षण पर तनाव कितना होगा। तो देखो बेटा, इस बिंदु पर अगर यहां पर वीसी अपने को 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है तो हम क्या जानना चाहते हैं, टीसी जानना चाहते हैं। इसके दो तरीके मैं समझा देता हूं। पहला पहला जो हमने फॉर्मूले से सीखा है कि वीसी का मान कितना होता है, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 4GL, और यहां से यू स्क्वायर माइनस 4GL तो स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 4 × G × L कितना है, 1 बराबर 16, और यहां से यू स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 56। और जैसे यू स्क्वायर का मान आ गया, टीसी का फॉर्मूला क्या जानते हैं बेटे, एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 5mg। यहां वैल्यू रख देना, यहां से काम हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, यहीं पर इसका क्या बना ले, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे तनाव टी, नीचे, और इसका क्या लिख दिया जाएगा, टी प्लस एम जी बराबर इस बिंदु पर वेग कितना है, वीसी, तो एम वीसी स्क्वायर बटे एल। बेटे यहां पर तनाव और एम जी क्या हो गया, कुल अभिकेंद्रीय बल नीचे की ओर समान दिशा में, और कुल अभिकेंद्रीय बल उस क्षण वेग वीसी है तो किसके बराबर होना चाहिए, एम वीसी स्क्वायर बटे आर के बराबर, हाँ के ना। यानी इस फॉर्मूले को लगाने से मुझे यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा उसी VC4 की मदद से उस बिंदु सी पर तनाव निकाल लूंगा, है ना, करके भी। वैसे ये भी कोई बुरा नहीं है आइडिया, बीसी से तुरंत यू स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू वहां रखी, एम कितना है बेटा, 1, यू स्क्वायर 56, एल कितना है 1, माइनस एम कितना है 1, तो ये 50 हो जाएगा, तो 6 न्यूटन। तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे फॉर्मूले हर जगह काम करने के काबिल हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक में 45 गोला लग रहा है बेटा, ये जिसका भी मॉड्यूल है बताना है। 45 में कहा है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु को क्रांतिक चाल से, यानी कुल मिलाकर वहां चाल समझ आ गई, अंडर रूट GL। तो धागा जब क्षैतिज अवस्था में है तो इसका अभिकेंद्रित त्वरण क्या होगा, तो क्षैतिज अवस्था में धागा होगा तो उसका वेग कितना होगा, अंडर रूट 3GL। तो मैं सवाल ही यहां से पिक कर रहा हूँ, यहाँ क्रांतिक है तो यहाँ भी क्रांतिक होगा, और यहाँ का क्रांतिक चाल होता है अंडर रूट 3GL, जहां धागे की लंबाई है L, और अपने को यहाँ पर क्या बताना है, अभिकेंद्रीय ACP, हाँ कि ना। और ACP बराबर V स्क्वायर बाय R, तो कितना हो जाएगा 3G, है ना। 50 तक, 50 तक, 46, एक हल्की रस्सी से एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, यदि रस्सी द्वारा अनुभव किया गया अधिकतम व न्यूनतम तनाव का अंतर, बेटा अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अंतर कितना होता है, 6mg, वो किसके बराबर है, 2 kg वेट यानी 20 न्यूटन, 2 kg वेट मतलब, तो 6mg बराबर 20 न्यूटन, वहां से सॉल्व कर लेना, एम आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 तक। 48, एक एम द्रव्यमान का कण ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर रहा है, इसका औसत वेग बढ़ाया जाए तो रस्सी के टूटने की संभावना अधिकतम कहां होगी, निम्नतम बिंदु पर। भाई आप अगर उसका वेग, उसे चलने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा तनाव कहां प्राप्त होता है, निम्नतम बिंदु पर, तो टूटने का सबसे ज्यादा डर भी कहां लगेगा, निम्नतम बिंदु पर। 47 में कहा है बिल्कुल ओवरब्रिज की, यदि ओवरब्रिज उत्तल के बजाय अवतल हो तो निम्नतम बिंदु पर सड़क पर लगने वाला प्रणोदक बल ये रहा, कि अगर ओवरब्रिज हमारा इस प्रकार के बजाय इस प्रकार का हो, शायद यही कहना चाह रहा है ये, तो यहां पर नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये रहा आंसर।
प्रणोदक बल मतलब थर्स्ट फोर्स का मतलब होता है कि जितना वो संपर्क तथा बल लगा रही है, वैसे लिखना नीचे प्रणोदक, वो नॉर्मल ही है, कुल मिला के नॉर्मल ही है ये। आप चाहें तो इसको प्रणोदक को काट के नॉर्मल लिख लो। इसके अलावा 52 तक बेटा, 52 उसके पहले कोई भी 1 भी। एक एल लंबाई का लटका हुआ लोलक, सरल लोलक ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है, छोड़ने पर निम्नतम बिंदु पर वेग। ये तो आ जाएगा सीधा बेटा, u 0 है तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, √2gl ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। बस ऊर्जा संरक्षण लगा देना, कुछ भी नहीं करना। बस 52, 52 में भी कोई संकट नहीं है। 52 सवाल में सीधी सी बात यहां पर यह है कि एक लोलक ऐसे है और इसे इस प्रकार से यहां उठाया जा रहा है कि इसका विस्थापन भी कितना हो जाए, रस्सी की लंबाई ये भी, तो कोण यानी कुल मिलाकर 60 डिग्री से छोड़ रहे हैं और यहां पर वेग 0 है। यहां से यहां आने पर ये वेग हमें बताना। ऊर्जा संरक्षण लगा लो। कैसे लगाएंगे? ये 60 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, एल ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला सही। वहां गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, एच हो जाएगा 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू यहाँ पर हाफ एम टी स्क्वायर प्लस 0। चलिए अब पढ़ लेते हैं अपन एक्सरसाइज 3 कल डिस्कस करेंगे फिलहाल। और बेटे जिन्होंने ये नहीं किया है ना एक्सरसाइज 1, जिन्होंने किया उनको आइडिया लग गया होगा कि सारे क्वेश्चन में बहुत कोई बड़ी विशेष बात है ही नहीं। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए वो भी आप देख रहे होंगे, विद इन 1-2 लाइन अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। एक आध दो अच्छे सवाल तो होते ही है, बाकी उनको छोड़कर लगभग सारे 1 लाइन 2 लाइन वाले आज सोल्यूशन है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेंगे सवाल, डेफिनेटली बनेंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो समय निकालें और समय रहते सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। 10 दिन 15 दिन बाद करने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो ठीक है छोड़ दो। करना है तो अभी 1 आध 2 दिन के अंदर इनको निपटा लेना, एक्सरसाइज डीएलपी अच्छा लगेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, वो गोला फिसलाया था और एक सतह वाला अपन ने बात कर ही लिया था। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा, गौर से समझिएगा बेटा। एक द्रव्यमानहीन छड़ है और ये उसका फिक्स पॉइंट है ओ, और यहां पर एल दूरी पर एक मास कुछ ऐसे चिपका दिया। यहां से फिर से एल दूरी पर एक और द्रव्यमान चिपका दिया और फिर एक और अंतिम एल दूरी पर यानी इस दूसरे सिरे पर एक और तीसरा मास चिपका दिया। सारे मासेस एम एम एम, और ये छड़ फिलहाल यहां विराम पर रखी हुई थी और इसे छोड़ा। छोटे से ही छड़ किधर आएगी, और जब ये छड़ नीचे आकर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर हो जाती है, सारे द्रव्यमान ये एम यहां पर ही है, ये वाला एम यहां पर ही है, ये वाला एम भी यहां पर ही है। जब ये जिस क्षण ये छड़ ऊर्ध्वाधर हो जाती है तो छड़ का कुछ कोणीय वेग है, वो कोणीय वेग अपने को बताना है। और कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूं, ऊर्जा संरक्षण लगाना है। छड़ के लिए लिख लेना, द्रव्यमानहीन छड़ है। द्रव्यमान सिर्फ उन बिंदु द्रव्यमानों एम 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 में है, 3, छड़ में कोई द्रव्यमान नहीं।
ओमेगा निकालना है बेटा। प्रत्येक बिंदु का जो नीचे छड़ ऊर्ध्वाधर हो जाएगी तो हर बिंदु का रेखीय वेग समान नहीं रहेगा। इस बिंदु का रेखीय वेग कितना रहेगा? v बराबर ओमेगा एल। इसका रेखीय वेग v बराबर 2 ओमेगा एल और इसका रेखीय वेग v बराबर 3 ओमेगा एल। अब ऊर्जा संरक्षण लगाओ। यहां पर आप h बराबर 0 मानते हुए बात कर लो। तो पहले तीनों द्रव्यमानों का बिल्कुल टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। और गतिज ऊर्जा भी 0। जब छड़ ऊर्ध्वाधर हो गई तो ये पहले वाले द्रव्यमान m की स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी आई? कमी माइनस mgl। इसके लिए माइनस 2 mgl और इसके लिए तो ये हो गई अंतिम स्थितिज ऊर्जा। और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या लिखेंगे? हाफ m ओमेगा एल का होल स्क्वायर, हाफ m 2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस हाफ m 3 ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यहां से ओमेगा निकालो। नहीं, √6। तो यहां पर ये वाली चीज क्या हो जाएगी? माइनस mgl 2 mgl 3 mgl। तो 6 mgl को उधर ले जाता हूं। यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9। m से m काट देता हूँ, एक l से l काट देता हूँ। तो ये ओमेगा स्क्वायर इधर कितना बचेगा? 6 और 2 12g बटे यहाँ हो जाएगा 14l। लिखा? चलें आगे। हेडिंग लिखना नेक्स्ट। सापेक्षिक कोणीय वेग
सापेक्षिक कोणीय वेग। और मुद्दा क्या है? अपने को कहा गया कि इस प्रकार से कोई एक वृत्तीय पथ है और इस वृत्तीय पथ का ये केंद्र O है। यहां पर एक कण P इस वृत्तीय पथ पर घूमता है और वृत्तीय पथ पर यहां से घूमकर यहां पर कहीं पर वो आता है। P से कहां तक चला वो? P डैश। अब ध्यान से देखिएगा, आप सब अपने आप में ये सोचिएगा कि आप O पर खड़े हो और एक कण परिधि पर गतिशील है। O पर खड़े होकर परिधि पर गतिशील उस कण ने आपकी आंखों पर जो कोण बनाया है वो अल्फा बनाया है और P से P तक गति करने में उसे जो समय लगा है वो डेल्टा T लगा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि कोणीय चाल उस बिंदु P की आपके यानी O के सापेक्ष क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे उसने कितना कोण चला डिवाइड बाय कितना समय लिया। हाँ के ना? यानी फिलहाल जो कोणीय चाल हम उसकी जानना चाहते हैं उस बिंदु P की, वो किसके रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं? O के रेस्पेक्ट में। और आपने देखा कि O के रेस्पेक्ट में उसने जो कोण तय किया है वो अल्फा है, तो वो हो जाएगा अल्फा और जो समय लिया है वो हो जाएगा डेल्टा। सही है बात? दूसरी चीज हमने कहा चलिए जो ऑब्जर्व किया जो किया, अभी आप यहां पर इस जगह पर आ जाइए और यहां से फिर से ऑब्जर्व करो। यानी अभी आप जहां खड़े हैं वो है वो वाला सिरा, व्यास के अनुदिश दूसरा सिरा ओ डैश। आपको ऑब्जर्व सेम करना है। किसको ऑब्जर्व करना है बेटा? किसको ऑब्जर्व करना है? पी को। पी कहां से कहां तक जा रहा है? पर आप उसे अब देख कहां से रहे? केंद्र के बदले परिधि पर मौजूद उस कण से, उस बिंदु से। तो अभी आप क्या निकालना चाहेंगे? ओमेगा किसका? पी का। कहां से? ओ डैश से। फॉर्मूला क्या होता है? सेम, डेल्टा थीटा बाय। अब यहां से उस डेल्टा टी समय में जहां से वो यहां से यहां गया है, उसने जो कोण बनाया है वो कोण मान लिया कितना है? बीटा। अब बताइए क्या अल्फा और बीटा सेम होते हैं? यानी थीटा अलग अलग आ रहा है, क्या दोनों ओमेगा दोनों जगह से देखे जाने पर सेम होना संभव है? नहीं है। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि कोणीय वेग जो है वो कोणीय वेग जो कण घूर्णन कर रहा है उसका किसी भी रैंडम बिंदु के सापेक्ष हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कहां से देखे जाने पर कितने समय में कितना कोण घूम रहा है। मानते हैं? मानते हैं? तो यहां से हमारा पहला निष्कर्ष क्या निकलता है कि ओमेगा पीओ इज नॉट इक्वल टू ओमेगा पीओ डैश। सही। अब आप यहां पर बचपन में क्लास 9 में अगर स्कूल गए हो तो आपने पढ़ा होगा कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर 2 बीटा। अरे जो मैंने कहा कुछ नया लगा नहीं ना? पता है कि ऐसा हमें बताया गया। और अगर ऐसा है तो क्या हम यहाँ पर इन दोनों ओमेगाओं में संबंध निकाल सकते हैं? हाँ। क्या कर दें दोनों तरफ डेल्टा टी से? तो ये चीज क्या हो जाएगी? ओमेगा पी ओ बराबर इंटू ओमेगा, ये पूछ लिया था है ना? और ये प्रमेय तब तक ही सत्य है जब हमें केंद्र पर और परिधि पर बने दो कोणों की तुलना करनी है। अगर ये बिंदु यहां होता तो फिर अल्फा और बीटा एक दूसरे के दो गुने। दो गुना कौन सा संबंध होता है बेटा? केंद्र और
परिधि पर बनाए गए कोणों के साथ इसी चाप द्वारा। उसी स्थिति में यह आंसर अपना सही होगा। ठीक है, इसे फटाफट से लिखे ताकि मैं अगली चीज थोड़ी और क्लियर करूंगा। तुरंत बना ले, बिना रुके, डिजाइन वगैरह बिल्कुल ना डालें, जो जैसा है पेन से एक बार में बना लें। इसका डेरिवेशन आता है कि किसी को, क्यों ये दो गुना होता है? बताओ, कोई है जिसको आता है ना? वास्तव में उसने ठीक ठीक से पढ़ाई की थी, और नहीं आता ना तो हो सकता है नहीं आने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर अगर जिसको आता है ना उसने ठीक पढ़ाई की थी तभी उसको याद है, अदरवाइज संभव नहीं है, हर किसी लोलू पोलू के लिए पॉसिबल नहीं है। आता है तेरे को? है? क्या? नहीं मतलब ठीक है, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, पता है तो लिखा। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं बात को। और क्या चीजें हम सीखना चाहते हैं, उन मुद्दों पर मैं आपको लेके आता हूं, गौर से देखिएगा। आसान चीजें थोड़ा सा चाहूंगा ध्यान देंगे तो फटाक से हो भी जाएंगी और 100% समझ भी आ जाएगा, बहुत मिनिमम एफर्ट्स में हम सबको। बड़े मुद्दा ये है कि बेटे, जैसे हम जानते हैं कि एक सीधी सड़क है, इस सीधी सड़क पर कोई कार अगर किसी यू चाल से गतिशील है, तो हम देखते हैं कि इस गति को अगर मैं समझूं तो मुझे तो ये रेखीय गति नजर आ रही है, निश्चित रूप से मुझे ये रेखीय गति नजर आ रही है। पर मुझे ये भी समझ आता है कि इस ट्रक को अगर मैं यहां पर खड़े होकर देख रहा हूं, और इस ट्रक को यहां खड़े होकर देखने पर इस ट्रक को आगे जाते जब मैं देखता हूं किसी यू चाल से, तो क्या मुझे अपना थोबड़ा घुमाना पड़ता है? इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि जैसे मान लो यहां सामने कोई एक सीधा हाईवे निकल रहा है बेटा, अपन यहां से सीधे घूम सीधे देख रहे हैं उसको, उसकी गति वास्तव में उस हाईवे के अनुदिश कैसी है? रेखीय गति, सरल रेखीय गति, हाँ के ना? पर मुद्दा यहां पर हमारा कैसा है कि उस सरल रेखीय गति में भी एक वृत्तीय गति छुपी है। वो कैसे छुपी है, गौर से देखिएगा कि जब हम उस सरल रेखीय गति को कहीं दूर किसी बिंदु से देखते हैं, तो वो चलती हुई कार को देखने के लिए जब वो कार आगे बढ़ती है तो क्या हमें अपनी गर्दन घुमानी पड़ी? यानी उस बिंदु की गति के लिए क्या मुझे अपने यहां पर कोई कोण बनाना पड़ा? यानी मुझे अब अपने सापेक्ष उस वस्तु की चाल में कुछ कोणीय गति नजर आ रही है, कुछ ओमेगा नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही थीटा कोण बनता है टी समय में, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी से मुझे ओमेगा नजर आता है। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो ओमेगा कैसे और कितना होता है। तो सुनिएगा, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जब हम यहां से यहां इतनी दूरी चले तो हमने कुछ ये कोण थीटा तय किया। जब हम उतनी ही समान दूरी यहां से यहां तय करेंगे, यहां मान लेता हूं उतनी ही समान दूरी मैंने यहां पर तय की, तो इस जगह से देखने पर अब जो कोण बनेगा वो पहले की तुलना में थोड़ा छोटा बनेगा। यानी जब इस प्रकार की गति में आप यहां पर ओमेगा की बात करते हैं तो यहां ओमेगा थोड़ा बड़ा है, यहां ओमेगा थोड़ा छोटा है। यानी कुल मिलाकर इस प्रकार की गति में ओमेगा हर जगह नियत नहीं होगा, बिंदु बिंदु के हिसाब से, पॉइंट पॉइंट के हिसाब से ओमेगा बदलता नजर आएगा। यानी हम किसी क्षण पर ओमेगा की बात करेंगे, ना कि उस पूरे अंतराल में। ओमेगा हर जगह सेम नहीं होगा। अब मैं यहां से कहना चाहता हूं आखिर ओमेगा निकलेगा क्या? तो गौर से देखना मैं चाहता हूं, पहले वृत्तीय गति को देखो, यहां देखो, v बराबर ओमेगा आर लिखो, जानते ना? और आप जानते हैं कि जब हम पूर्णतया किसी वृत्तीय गति की बात कर रहे होते हैं
तो उसकी कोणीय चाल ओमेगा क्या हो जाती है, उसके कोणीय चाल ओमेगा क्या हो जाती है, v बटे आर क्या होता है, जहां हम केंद्र बनाए हैं वहां से उस बिंदु की दूरी आर होती है। और यहाँ वेग क्या होता है, तो हम जानते हैं जब पूर्णतया वृत्तीय गति होती है तो वेग हमेशा कैसा होता है बेटा, स्पर्श रेखीय वेग होता है। यानी घूमना सिर्फ और सिर्फ किसके कारण संभव है, स्पर्श रेखीय वेग के कारण। अगर इसका इस दिशा में वेग हो तो इस दिशा में वेग होने से, सोचो मान लो इस कण के पास में इस दिशा में वेग दे दूं, इस दिशा में वेग देने से जब ये कण दूर जाएगा तो कोण घूमेगा या आर बढ़ेगा, थीटा कितना होगा, 0। हम वृत्तीय गति में आर के बदलने की बात करते हैं या कोण के बदलने की बात करते हैं, कोण के बदलने की बात करते हैं, तो कोण कौन बदलाएगा, स्पर्श रेखीय ना कि त्रिज्यीय। हाँ के ना, यानी मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि जब हम ओमेगा निकालना चाहते हैं, गति भले रेखीय है, हमें उस रेखीय गति में भी ओमेगा मिल जाएगा, बस मुझे यहाँ वेग कौन सा रखना है, स्पर्श या स्पर्श रेखीय कह दो या त्रिज्या आर के लंबवत कह दो, यानी मैंने इसको भी लंबवत कह दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं फिर से उसे आगे बढ़ाता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये इस प्रकार से निर्देशांक हमने बना लिए, ये बिंदु ओ बना लिया, और यहां से आर दूरी पर एक कोई कण है जो क्षैतिज में v वेग से गतिशील है, और मैं जानना चाहता हूं इस बिंदु ए का ओ के सापेक्ष कोणीय वेग क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा को उस बिंदु ए का ओ के सापेक्ष जो वेग है ना, उस वेग का मुझे कौन सा घटक चाहिए, लंबवत घटक, डिवाइड बाय आर। क्योंकि मैंने समझाया अभी जस्ट, मैं फिर से कोशिश करता हूं कि जब ओ से ए को देखेंगे तो ये त्रिज्या के अनुदिश अगर इस वेग के घटक की बात करेंगे तो ये दूरी आर को बढ़ाएगा, ये घुमाएगा नहीं, हाँ के ना, ये दूरी आर को बढ़ाएगा, घुमाने वाला घटक कौन होगा, सिर्फ ये वाला, हाँ या ना। इसी के कारण यहां पर ये घूमता नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर अगर मुझे ओमेगा बताना है तो मुझे ये लंबवत वाले वेग में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब लंबवत वाला वेग कैसे निकलता है, कि मान लिया जाए ये कोण थीटा दे दिया है बेटा, तो हम इस कोण को भी कितना लिखेंगे, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, पर ये वी कॉस थीटा घटक हमारे लिए कोई काम का, हमारे लिए जो काम का घटक है वो कौन सा है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, वी साइन थीटा बटे आर। क्या मानते हो, ठीक है, कुछ सवालों के साथ अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं जैसे मान लिया यहाँ एक इस प्रकार से कोई बिंदु ए है जो इस दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, और ये त्रिज्या यहाँ पर 5 मीटर दे दी, कोण 37 डिग्री दे दिया, और पूछ लिया ओमेगा ए ओ कितना होगा। बोलो आ, ये कितना, तो ये क्या हो जाएगा, 20 sin 37। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं बेटे, v लंबवत बटे आर, यानी 20 × 5। बात समझ में आ रही है, 12/5 बोल दो, या 2.4 रेडियन पर सेकेंड।
कितना होगा उस दूसरे वाले में? 3। इसको अगर अपन आगे बढ़ा देते हैं तो क्षितिज के साथ ये कोण कितना? तो ये वाला 37। तो इस वेग के घटक एक तो ये होगा और एक ये वाला होगा, तो हमें इसके लंबवत वाले घटक से मतलब है। तो ये घटक कितना हो जाएगा? 10 साइन 37। तो हम यहां से ओमेगा ए ओ लिखेंगे 10 साइन 37 मतलब 6/2, 3 रेडियन पर। बताओ, ठीक है मामला? तो आगे बढ़ते हैं और अभी हम इसी कंटेंट में थोड़ी सी चीज ऐसी ऐड करते हैं। जिसमें दो बिंदु तो हैं जिनके बीच की दूरी r भी है, और यहां दोनों बिंदु गतिशील है। सुनते जाना बात को। इसके पहले वाले कंटेंट में क्या था कि किसी एक के सापेक्ष जब दूसरे का ओमेगा निकालना होता था तो एक बिंदु हमारा क्या था? फिक्स। इसलिए मुझे ज्यादा गणित नहीं लगानी पड़ती थी, सिंपल दूसरे को देखता था, त्रिज्या आर देखता था, आर के लंबवत जाता था, मेरा काम हो जाता था। यहां मुझे क्या बोल दिया कि यहां दोनों बिंदु गतिशील है और हमसे कहा जा रहा है ए की बी के सापेक्ष ओमेगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम यहां पर बेहतर यही होगा कि जो इनको मिलाने वाली रेखा है उस रेखा के साथ दिए गए कोण सवाल मुझे बताएगा। तो मैंने बोल दिया कि पहले कण ए का θ1 कोण बन रहा है और दूसरे वाले कण का उस वेग v2 का θ2 कोण बन रहा है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? सबसे पहले तो ये घटक निकालूंगा, कितना आएगा ये v1, पर मुझे इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इन घटकों में कोई इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट जो है इस रेखा से लंबवत जो घटक है यानी v1 साइन θ1। इधर भी v2 का जो ये घटक है क्या हो जाएगा? v2 cos θ2, पर मुझे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट यहां पर इस वाले घटक में है v2 साइन θ2। दोनों के लंबवत घटक नजर आए? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। हमारा काम क्या है? हमारा काम यहां पर यह है ओमेगा ए किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष निकालना। ए का बी के सापेक्ष ओमेगा। और अगर ओमेगा ए बी निकालना है तो हमने क्या सीखा है? वेग निकालेंगे किसका? ए का। किसके सापेक्ष? उसका कौन सा घटक? लंबवत घटक डिवाइड बाय ए बी या आर, ए बी या आर कुछ भी बोल दो।
और ये जो सापेक्षिक वेग निकालना है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। हमें क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हमें यहां पर क्या करना है बेटा, हमें इस कण का ए का वेग निकालना है बी के सापेक्ष। बी के पास भी लंबवत कुछ घटक है, ए के पास भी लंबवत कुछ घटक है। और हम क्या कहते हैं कि बी के पास जो भी लंबवत घटक है, अगर बी के सापेक्ष बात करनी है, यानी हमारा प्रेक्षक कहां बैठेगा, बी पर। किसके सापेक्ष निकाल रहे बेटा, तो हमारा प्रेक्षक कहां बैठेगा, बी पर। और जिस जगह हम बैठ जाते हैं, उस जगह का वेग या उस जगह का त्वरण हमें क्या नजर आता है। तो बी पर बैठ गया, बी का वेग हमें क्या नजर आने लगा, 0। जबकि बी के पास तो वेग था ना, वो 0 नजर आने लगा। कहां गया, छीन लिया। कहां गया, और उस वेग को छीन कर, पलट कर, और दूसरी वस्तु को पकड़ा दिया गया। यानी ये बी पर, जहां पर बी के सापेक्ष देखना है, उस बी के सापेक्ष देखने पर अब इस वेग को हम यहां क्या पाएंगे, 0। और जो वेग 0 पाएंगे, कुछ था पर 0 हो गया, 0 नजर आ रहा है, तो जो है वो चीज कहीं तो गई होगी, और वो जिसके पास जाती है, वहां जाने पर उसकी दिशा पलट जाती है। यानी यहां पर अपने को क्या नजर आएगा, V2 साइन। तो बताइए, अब इस बी से देखने पर इस ए के पास जो लंबवत वेग है, जो ये लंबवत वेग है, ये क्या नजर आने लगा, V1 साइन थीटा 1 प्लस V2 साइन थीटा 2 बटे। मैं सापेक्षिक वेग की एक छोटी सी बात आपको फिर से समझा कि कैसे छीना, कैसे पलटा, कैसे पकड़ाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं फिर से समझाता हूं, समझिएगा बेटा। यहां पर एक कण एक है जो इस दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, और एक कण दो है जो यहां पर इस दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। और हम जानना चाहते हैं वेग एक का दो के रिस्पेक्ट में। तो एक तो तरीका यहां पर सीधा सीधा ये रहता है, सापेक्षिक गति रिलेटिव मोशन में बताया जाता है कि जब दो कारें विपरीत दिशाओं से आती है, तो उनका वेग 10 और प्लस 20 जुड़कर 30 नजर आता है। होता ना बेटा, आगे अगर मैं किसी कार 80 से जा रहा हूं और उधर से कोई 80 आ रही है, तो वो कार हमें बड़ी तेज चलती नजर आती है, क्योंकि 80 और 80 मिलकर हमें 160 नजर आता है। वो तो भले हमसे धीमे ही चल रही है, हम 80 चल रहे हैं, वो 60 चल रहे हैं, फिर भी हमें कितना नजर आएगा, 140। हमें हमेशा लगता है कि सामने वाली कार बड़ी तेजी से आ रही है। जब कभी भी एक्सीडेंट होता है ना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमेशा अपने को लगता है वो सामने वाला बड़ी तेज आ रहा था, उसने बहुत तेजी से आके मुझे ठोका। आप जा रहे हो 80 से, वो आ रहा है 20 से। आप जा रहे हो 80 से, वो आ रहा है 20 से, और आपको लगेगा 100 से, यानी वो बहुत तेज आ रहा था। फिर कंप्लेन करवा दोगे, बहुत तेजी से आते वाहन ने मुझे टक्कर मारी। क्योंकि ये सापेक्षिक गति का प्रभाव है। समझ रहे बात को, ऐसे याद रखेंगे। तो विपरीत दिशाओं में से आती चीजें, कितना हो जाएगा सापेक्षिक वेग, 30। उसको उस वाले तरीके से, वो छीनना, झपटना, पलटना, पकड़ाना कैसे करते हैं, फिर से देखते हैं। किसका वेग निकालना है, किसके सापेक्ष, तो दो पर प्रेक्षक बैठेगा। प्रेक्षक बैठते से उसकी वेलोसिटी छिन गई, वेलोसिटी छीन कर, पलट कर इसको दे दो। तो बताओ, अब दो से देखने पर ये कितने से आएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में हो, मान लो एक इधर जा रहा है 10 से, और एक इधर, या ये 20 से जा रहा है, और ये 10 से जा रहा है, ये 1, ये 2। और हमने कहा वेलोसिटी 1 की बताओ 2 के सापेक्ष, तो 2 पर प्रेक्षक बैठ गया, 2 से वेलोसिटी छीन ली, पलट दी, पकड़ा दी, तो इसके पास कितनी बची, 10। 20 माइनस 10 यानी समान दिशा में जाने पर वेग घट जाते हैं, सापेक्षिक वेग घट जाते हैं। तो इसका वेग 20 था, इसका 10 था, तो सापेक्षिक वेग 20 माइनस 10 आया 10। जब विपरीत दिशाओं में जा रहे थे तो कितना हो गया था, 10 प्लस 20, 30। सही बात। तो ये सापेक्षिक के लिए थोड़ा सा लिख लेना, क्योंकि अपन ने पढ़ा नहीं है, और फिर इसको लिख लेना, तुरंत लिखें जो भी करना है जल्दी से।
लिख लिया बेटा? इधर बात तो लिख लिया होगा।
इस फर्स्ट वाले में इधर ऊपर कितना आंसर आ रहा है? कितना? 3/2, 1.5 रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि हम ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं बेटे, ए के सापेक्ष यानी ए को रोक देंगे। ए को रोक देंगे तो ए की जो भी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो वेग है वो पलट कर इसको दे देंगे 10, और यहाँ 40 माइनस 10 कितना बचेगा? 30, और जो दूरी है 20, तो ओमेगा यहां से आ जाएगा 1.5 रेडियन पर सेकेंड। चलो मुझे एक चीज और बता दो, जो ये 1.5 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है, ये वामावर्ती आ रहा है दक्षिणावर्ती आ रहा है? ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी कैसा घूमता नजर आ रहा है? ए के सापेक्ष अगर बी यहाँ 40 यहाँ 10 तो 30 किधर बचेगा? तो ये कैसा नजर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले में क्या बोला है? ए की बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष, तो बी को रोक दिया, बी के वेग को पकड़ा कर इसे पकड़ा दिया, पलट कर इसे पकड़ा दिया, कितना हो गया? 20/5 ओमेगा ए बी, किस दिशा में? क्लॉकवाइज। ये हो गया इधर का लिखा। चलिए इधर बात कर लेते हैं। इसमें इसके घटक लेने पड़ेंगे पहले बेटा। ये तो लंबवत है, इसका लंबवत घटक ये कितना हो जाएगा? 12, और ये वाला 16, इससे मतलब भी नहीं मेरे को। ओमेगा बी निकालना है ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष तो ए पर बैठ गया, ए से छीन लिया, तो नीचे कितना आ गया? 10। तो सापेक्षिक कुल वेग कितना हो गया? 12 माइनस 10/10, यही अपना ओमेगा आ गया 0.2। 0.5, 2/5, हाँ 0.4। यहाँ पर बात करते हैं, पहले तो घटक निकाल लो। 20 का 30 के अलोंग ये घटक 10, और 10 का 53 के अलोंग ये घटक 8। और मुझे बताना है ए की बी के सापेक्ष ओमेगा, ए की बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष, तो बी पर प्रेक्षक, जहां प्रेक्षक वहां से वेग छीना पलटा, इसको पकड़ाया 8। तो यहाँ पर ओमेगा लंबवत वेग क्या हो जाएगा? 10-8/5, 2/5 दिशा बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष 10, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, क्योंकि बी के सापेक्ष, बी से देख रहे हैं, 10 और 8 में से 10 बड़ा है, तो यूं जाता नजर आएगा।
कल अपना डिस्कशन का जो बचा है, एक्सरसाइज 3 बचा है मात्र, है ना, उसके अलावा अपन ने कंप्लीट कर ही लिया है और अपन रोटेशन स्टार्ट कर देंगे कल के लेक्चर में। हाँ, बी और सी तो स्थिर है, चल तो ए ही रहा है ना। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ए से देखे जाने पर ये दूरी कितनी है, आर। तो जो ओमेगा है हमारा, जिसको अपन कह रहे हैं ए का ओ के सापेक्ष, वो कितना दिया हुआ है, ओमेगा, और उसको क्या लिखा जाएगा, वी बाय आर। तो जब हम यहां से ज्ञात करना चाहते हैं ओमेगा ए बी, तो बी के सापेक्ष ए का जो लंबवत वेग है वो कितना है, वी बटे दूरी कितनी है, 2r। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ओमेगा बाय 2। ये वी बाय आर का मान कितना है, ओमेगा, ऐसा हमने माना है। तो यहाँ वी बाई 2r को हम क्या लिख देंगे, ओमेगा बाई 2। ऐसे सी के सापेक्ष लिख लेना। थैंक यू।